उसने अपने 3 बच्चों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे निर्दोष करार दिया, बल्कि उसे दिलासा भी देने लगी। दिल से टूट चुका वह आदमी मौके का फायदा उठाकर अचानक पुलिस की पिस्तौल छीन लेता है और पागलों की तरह खुद पर ट्रिगर दबा देता है। वह अपने जीवन का अंत कर अपनी बड़ी गलती की भरपाई करना चाहता था, क्योंकि जिन बच्चों को उसने गलती से आग में जला दिया वे दरअसल उसके अपने ही खून के बच्चे थे। अभी कल ही वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। रात के 2 बजे तक महफिल खत्म करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी पत्नी को चिंता थी कि बच्चे जाग न जाएं, इसलिए उसने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। लेकिन दोस्तों को विदा करने के बाद ली को अभी भी मजा अधूरा लगा और वह फिर से शराब खरीदने दुकान की ओर चल पड़ा। घर से निकलते वक्त उसे याद नहीं था कि उसने आग में लकड़ी डालने के बाद फायर सेफ्टी बोर्ड बंद किया था या नहीं, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह घर लौटा तो पुलिस की तीखी सायरन की आवाज ने उसे झकझोर दिया। सामने उसका घर आग की लपटों में जल रहा था। पत्नी रो रो कर बेहाल थी और तीनों बच्चे ऊपर की मंजिल पर फंसे हुए थे। वह हैरान सा खड़ा था, हाथों में अभी अभी अपने छोटे बेटे के लिए खरीदी डायपर लिए हुए। आग सुबह तक जलती रही। फायर ब्रिगेड ने अंदर से 2 काले बैग बाहर निकाले, वही उनकी प्यारी बेटियां थीं और छोटा बेटा तो पूरी तरह राख बन चुका था। उस पल ली को लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। टूटी हुई पत्नी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। ली कुछ कहना चाहता था, मगर पत्नी अब उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी। आग ने केवल उसके घर को ही नहीं, बल्कि उसके इंसान बने रहने के अधिकार को भी जला डाला था। सब कुछ बताने के बाद ली ने पुलिस से उसे सजा देने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि धीरे से उसे ढाढ़स बंधाने लगी। ली को यह अजीब लगा, हर एक दिलासा उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था, जबकि वह जानता था कि वह मौत के लायक है। फिर भी पुलिस उसे दोषी मानने से इनकार कर रही थी। उसके लिए यह माफी मौत से भी ज्यादा निर्दयी थी। इसलिए उसने मौका पाकर पुलिस की पिस्तौल छीन ली और बिना झिझके ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक की सेफ्टी ने उसे मरने नहीं दिया। अब उसके पास सिर्फ जिंदगी भर का बोझ और पछतावा ही बचा। इसके बाद से वह एक जीवित लाश की तरह जीने लगा। उसकी पत्नी का कोई पता न रहा और पहले जो परिवार सुखी था वह एक रात में पूरी तरह बिखर गया। उसने दर्द से भरे मैनचेस्टर को छोड़ दिया और बॉस्टन जाकर छोटी मोटी नौकरी करने लगा। एक बदकिस्मत मरम्मत करने वाला मजदूर। उसकी जिंदगी की कहानी पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तकलीफों को महसूस नहीं करता। हर महीने की मामूली तनख्वाह, बिना किसी अस्तित्व के जीना जैसे दुनिया के ज्यादातर लोग जीते हैं, मानो वह पैदा ही हुआ हो गुमनाम रहने के लिए। कुछ लोग उसे गनवार समझते हैं तो कुछ लोग उसे बेढंगा, क्योंकि ली हर वक्त सख्त चेहरे के साथ सामने आता है। ली बिल्कुल एक मशीन की तरह था, दिमाग से खाली, रोज एक जैसी उबाऊ नौकरी और हर चीज के प्रति एक जैसा बेजान रवैया। उसकी जिंदगी बेहद अकेली थी, बहुत कम बोलता और अक्सर खामोशी और गुस्से के बीच झूलता रहता। खूबसूरत लड़की की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सामने बैठे 2 लोगों की हंसी मजाक देखकर वह अचानक झगड़ा करने लगा। वह जानता था कि सामने वाले ने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसे बस मार खाना था। बस कोई ऐसा चाहिए था जो उसे सजा दे सके, ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो। अपने अंधेरे बेसमेंट में लौटकर ली फिर से एक आधी मरी लाश जैसा हो गया। सोफे पर लेटकर थका हारा, निराश और सुन्न उसने फिर एक दिन ऐसे ही गुजार दिया। इस दबाव भरी जिंदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस नालियां खोलता, टॉयलेट ठीक करता और वक्त को धीरे धीरे अपने ऊपर भारी पड़ने देता। लेकिन एक दिन एक फोन आया। भाई की तबीयत बहुत खराब थी। वह जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर मैनचेस्टर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने भाई की आखिरी झलक भी नहीं देख पाया। ली ने हमेशा की तरह ठंडी प्रतिक्रिया दी, जैसे यही उसका तरीका था अपने डर और बेचैनी को छुपाने का। डॉक्टर के साथ अंदर जाकर उसने उस इंसान को देखा जिसने बचपन से उसकी परवरिश की थी। अब वह शांति से लेटा था, न सवाल करता न मुस्कुराता। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा उसकी हालत बयां कर रहा था। इसके बाद वह यह दुखद खबर अपने भतीजे को बताने की तैयारी करती है, जिसे अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन तभी मैच खेल रहे पैट अचानक सामने वाले खिलाड़ी से भिड़ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जब कोच ने बीच बचाव किया तो पैट ने उन्हें भी गाली देकर धक्का दे दिया। इससे कोच पूरी तरह हैरान रह गया। टीम के साथियों ने समझाया कि यह सब अचानक बदला हुआ व्यवहार सिर्फ इसलिए था क्योंकि पैट ने अपने अंकल ली को देख लिया था। ली के अचानक आने का मतलब यही था कि उसके पिता के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, और एक अकेले पले बढ़े बच्चे के लिए यह सच्चाई बेहद निर्दयी थी। पैट ने बस एक नजर देखा और फिर उदासीन बनने का नाटक करते हुए वहाँ से चला गया। सभी दोस्त उसे दिलासा देने आए। पैट जबरदस्ती मुस्कुराता रहा, लेकिन सब जानते थे कि उसके लिए यह कितना मुश्किल है। बाद में उसने घर आकर अपने अंकल से पूछा कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड रात भर यहाँ रह सकती है। अगर उसके पिता होते तो जरूर मान जाते। ली ने उसके झूठ को उजागर नहीं किया, बल्कि हामी भर दी, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी पहले ही बिखरी हुई थी। उसे दूसरों के फैसले पर सवाल उठाने का हक ही कहाँ था। कुछ ही समय बाद वकील ली से मिला और उसके भाई की आखिरी इच्छा सुनाई। भाई ने अपनी सारी संपत्ति ली के नाम कर दी थी और साथ ही यह चाहा था कि ली पैट का अभिभावक बने।
ताकि वह बोस्टन छोड़कर मैनचेस्टर लौट आए और एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जी सके। लेकिन यह सुनकर ली को लगा कि उसका भाई पागल हो गया था। तभी अतीत की यादें उसके सामने ताजा हो उठी। भाई अक्सर भतीजे को लेकर उससे मिलने आता था और उसके खाली कमरे को देखकर हैरान होता। भाई चाहता था कि वह अपनी टूटी हुई हालत से निकले और उसने फर्नीचर खरीदने का सुझाव दिया, लेकिन ली गुस्से में उसे घर से निकल जाने को कह देता। बावजूद इसके भाई ने उसे हमेशा सहा और माफ किया, और जब वह चला गया तो उसके लिए फर्नीचर खरीद कर ले आया। लेकिन किस्मत ने फिर से मजाक किया। अब वही एकमात्र भाई भी उसे छोड़ गया। भाई की विरासत में एक नाव भी थी, लेकिन ली के लिए उसका कोई मतलब नहीं था। भाई का दोस्त जॉर्ज ने बताया कि नाव का इंजन खराब है और उसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। इसलिए ली ने सोचा नाव बेच दे और पैट को लेकर बोस्टन चला जाए। मगर नाव पैट और उसके पिता की यादों से भरी थी, इसलिए वह उसे बेचने को तैयार नहीं था। इस पर जॉर्ज ने कहा कि वह नाव का ध्यान रख सकता है और अगर पैट चाहे तो हर हफ्ते उसके घर भी रह सकता है। यह सुनकर ली को जैसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने जॉर्ज से पूछा क्या वह पैट का अभिभावक बनना चाहेगा, लेकिन जॉर्ज ने साफ कहा कि उसके अपने बच्चे पहले ही बहुत हैं, वह लंबे समय तक और किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। पैट बोस्टन जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था, यहाँ उसके पास घर है, दोस्त हैं, लेकिन बोस्टन में तो उन्हें सिर्फ एक बेसमेंट में रहना होगा, फिर क्यों मैनचेस्टर छोड़ना जरूरी है। ली ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। रात को उसे अपनी पूर्व पत्नी का फोन आया। उसने भाई के निधन पर दुख जताया और कहा कि वह कुछ दिनों बाद होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती है। ली के चेहरे पर हल्की उम्मीद झलकी, लेकिन वह उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पूर्व पत्नी ने कहा कि अब वह फिर से मां बन गई है और सामान्य जिंदगी जी सकती है। यह सुनकर ली बिल्कुल खामोश रह गया। उसने बस मजबूरी में मुबारक हो कहा और फोन काट दिया। उस रात नींद उसके लिए नामुमकिन हो गई, क्योंकि 72 दिन और उसका खुद का सड़ा गला अस्तित्व ही उसके लिए असली मेल था। जल्द ही भाई का अंतिम संस्कार आ गया। पैट मेहमानों के आने जाने में व्यस्त था, लेकिन ली वहां बैठा मानो लकड़ी का ठूंठ हो। उसकी पूर्व पत्नी सचमुच अपने पति के साथ आई। वह देखने में शरीफ और सभ्य लग रहा था, अच्छा इंसान मालूम पड़ता था। दोनों ने चुपचाप गले लगाया। दिल में लाखों बातें थीं, मगर कुछ कह न सके, बस आंसू भरी आंखों से विदा हो गए। अंतिम संस्कार के बाद ली ने फिर से बोस्टन लौटने की बात छेड़ी, लेकिन पैट अब भी बेहद नाराज था। यहाँ उसके दोस्त थे और उसकी 2 गर्लफ्रेंड भी। बोस्टन जाकर तो ली बस एक मजदूर ही रहेगा। उसे समझ नहीं आता कि उस जगह में ऐसा क्या है जिसके लिए वहाँ रहना जरूरी है। पैट गुस्से में लगातार बोलता रहा, लेकिन ली के ठंडे जवाब उसे ऐसे लगे मानो किसी बंद दरवाजे पर मुक्का मार दिया हो। पैट ने खाने के लिए फ्रिज खोला, लेकिन जमी हुई चिकन नीचे गिर गई। उसने शांति से सब वापस रखने की कोशिश की ताकि अचानक उठे गुस्से और गम को दबा सके, लेकिन फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद न होना उसके लिए टूटने की आखिरी वजह बन गया। दूसरों की नजर में यह अचानक का टूटना पागलपन लग रहा था, मगर पैट ही जानता था कि उस घबराहट का मतलब क्या है। उसका पिता अब कभी नहीं लौटेगा। पैट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगा। ली ने एक लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसे समझ नहीं आया, सिर्फ फ्रिज का दरवाजा बंद नहीं हो रहा, इसमें इतना टूटने की क्या बात है। लेकिन पैट ने कहा जैसे ये जमी हुई चिकन ठंडी अलमारी में अकेली पड़ी है, वैसे ही अब पापा भी अकेले पड़े हैं। यही सोचकर मैं टूट जाता हूँ। यह सुनकर ली अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे दिलासा दे, बस चुपचाप कमरे में बैठा रहा और उसका इंतजार करता रहा कि वह खुद शांत हो जाए। उसे पता था यह कैसा दर्द है, मानो कांच के टुकड़े निगल लिए हो, मुंह से खून बह रहा हो, लेकिन फिर भी उगल न सको। ली बोस्टन लौटा सामान समेटने, लेकिन उसने तय किया कि वह पैट के साथ मैनचेस्टर में कुछ और दिन रहेगा। उसने सब सामान लापरवाही से बैग में ठूंस दिया। बस 3 बच्चों की तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें वह कहीं रख नहीं पा रहा था। वे तस्वीरें उसके गहरे अपराध बोध, न भरने वाले जख्म, टूटी हुई बातचीत और बर्बादी के बीच जारी रहने वाले जीवन की कसक को और गहरा कर देती थी। उसने सोचा था शायद भूल जाने से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन वक्त ने उसे भूलने का हक ही नहीं दिया। पैट चाहता था कि वह अपने पिता की यादों के साथ फिर से नाव लेकर समुद्र में उतरे, लेकिन नाव का इंजन बदलने का खर्चा वह उठा ही नहीं सकता था। इस बार ली ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे लेकर सीधे बेसमेंट में आ गया। पाट आखिरकार मुस्कुराया। मछली पकड़ने वाली नाव फिर से जिंदा हो उठी। उसने अपनी छोटी सी प्रेमिका को भी साथ ले लिया और उसे सिखाने लगा कि समुद्र को कैसे जीता जाता है। अचानक एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे ली थोड़ा घबरा गया, लेकिन पाट ने स्थिति संभाल ली। जवान लड़के की हिम्मत देखकर आधी जिंदगी दुख और नफरत में गुजारने वाला ली भी मुस्कुराने लगा। लेकिन इंसान कितना टूटा हुआ होगा कि मुस्कुराते हुए भी उसे मरने का ख्याल आए। लौटते वक्त ली ने सोचा कि दोनों को अकेले में मिलने का मौका मिले, तो उसने बहाना बनाकर कहा कि वो बाहर थोड़ा टहल कर आता है। मगर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, सामने उसकी पूर्व पत्नी खड़ी थी। उसने अनजाने में पत्नी की बेबी कार्ड की ओर देखा। साफ था कि बच्चा पैदा हो चुका है। पत्नी ने सहजता से उसे अपने छोटे बिजनेस के बारे में बताया। ली ने बाहर से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह बिखर चुका था। अचानक आई बेचैनी ने उसकी जबान को जकड़ लिया। वो बस वहाँ से भागना चाहता था। तभी पत्नी ने एक एक कर उसके दिल की दीवारें तोड़ना शुरू किया और अपने मन की बातें कह डाली। ली ने आंसू रोकते हुए कहा, माफ करना, मुझे जाना होगा, हम साथ नहीं रह सकते। पत्नी ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, फिर भी
तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इतना सब कहा। ली अपनी पत्नी की माफी भी स्वीकार न कर सका। उसने खुद को बचाने के लिए फिर से भागना ही चुना। जब सब लोग अपने अपने दुहक से निकलकर आगे बढ़ रहे थे, सिर्फ वही था जो वहीं पर अटका हुआ रह गया। वो शराब खाने पहुंचा और नशे में डूब गया। किसी ने हल्का सा धक्का दिया तो ली अचानक मारपीट पर उतर आया। 4 लोग मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। शुक्र है कि आखिर में जॉर्ज आकर उसे बचा ले गया। जब होश आया, जॉर्ज की पत्नी उसके घावों पर मरहम लगा रही थी और उसे ढांढस बंधा रही थी। तब वो कठोर दिखने वाला आदमी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। घर लौटकर उसने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गुमसुम दिमाग से गैस बंद करना ही भूल गया। कमरे में धुएं की गंध फैलते ही उसे जैसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी। गाढ़े धुएं ने उसे चौंका दिया। वह भागकर रसोई में गया और गैस बंद की। इस घुटन ने उसे फिर उसी हादसे की याद दिला दी। उसे बच्चों की असहाय चीखें सुनाई देने लगीं। उनकी नन्ही देह कैसी पीड़ा से गुजरी होगी, ये सोचकर उसका दिल फटने लगा। ली अब भी अपने अतीत से भाग नहीं पा रहा था, इसलिए वो आधी रात को गाड़ी लेकर जॉर्ज के घर लौट आया। अब उसमें किसी से रिश्ता जोड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर था कि वो फिर से अपने आसपास वालों को चोट पहुंचा देगा। उसने आखिरकार मैनचेस्टर छोड़ने का फैसला कर लिया। जॉर्ज का परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया था और भाई की छोड़ी हुई सारी संपत्ति भी जॉर्ज को सौंप दी गई। पैट बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से वह चाहता था कि उसका चाचा यहीं रुक जाए। मगर अपने टूटे हुए और अधूरेपन के साथ वह जानता था कि अब कभी वापस नहीं जा सकता। अचानक पैट का मन भारी हो उठा। ली उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। देखते ही देखते सर्दी बीत गई और बसंत आ गया। भाई के शव को आखिरकार दफनाया जा सका। संपत्ति पहले ही जॉर्ज को दी जा चुकी थी और अब ली को वापस बोस्टन लौटना था, अपने दर्द को साथ लेकर किसी तरह जीते रहने के लिए। अंत तक आते आते भी ली 3 बच्चों की मौत के साए से बाहर नहीं निकल पाया। बहुत लोगों ने कहा अब सब छोड़ दो, आगे बढ़ो, मगर उन 3 छोटे छोटे कब्रों की तस्वीरें पहले ही उसके दिल में गहराई से अंकित हो चुकी थीं। हर अंत मोक्ष नहीं लाता। हम हमेशा सोचते हैं कि समय सबसे बड़ा इलाज है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर समय केवल और सजा देता है। यही नकारात्मक सोच धीरे धीरे बहुत सी कहानियों का अंत अधूरा कर देती है, जो शायद खूबसूरती से खत्म हो सकती थीं। जो बातें नापसंद हैं उन्हें नापसंद भी नहीं कह पाते, जो बातें पसंद हैं उन्हें भी छिपकर ही महसूस करते हैं। रातों की कड़वाहट चुपचाप निगलते रहते हैं और फिर हाथ झाड़कर अगली खुशी को खोने का इंतजार करते हैं। और यही अधूरापन असल जिंदगी की सच्चाई है। लोग कहते हैं आगे देखो, कुछ कहते हैं जिंदगी तो चलती ही रहती है, लेकिन जब कोई शख्स सच में किसी दर्दनाक याद में डूबा हो तो उसके पास यह हक होता है कि वह सुलह न करे, और यह हक भी कि वह माफ न करे। मगर भले ही दिल खंडहर बन चुका हो, फिर भी जरूरी है कि इंसान खुद को अनुमति दे, जैसे कोई युद्ध का खंडहर, उजड़ा हुआ लेकिन खुला हुआ, ताकि तुम सच्ची जिंदगी की रोशनी और परछाई में कदम रख सको। मैं हूँ मंगेश, अगली बार फिर मिलते हैं।